हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीमर क्लास। और आज बायो और ज्योग्राफी की ये लेक्चर है हमारी। ठीक है, ये सेकंड रिवीजन हो रही है। तो देखते हैं प्रारंभिक निम्न कोटि। तो हमारा टॉपिक क्या है ना, तीसरा का जैव विकास। ठीक है, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा आधिकारिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलते हैं। एवोल्यूशन मीन्स प्रोग्रेस, मीन्स धीरे धीरे, जैसे कि पहले सैवेजरी आए, फिर बारबेरियन आए, फिर जाकर के क्या हुए, लोग सिविलाइज्ड हुए। तो वैसे ही जीव का विकास, एवोल्यूशन जो हुआ है वो क्या लिखा है, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं की रचना, कारिक एवं रासायनिक, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। ठीक है, लेमार्क, क्या नाम है, लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डी व्रिज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं शब्दों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि पहला, वर्गीकरण के प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशेषी अंगों से प्रमाण, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यिक एवं जीव रासायनिक से प्रमाण, आनुवांशिक से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मों से प्रमाण। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, समजात अंग। समजात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होमोलोगस ऑर्गेन। क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गेन। क्या, समजात अंग, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी आसमान दिखाई अंग कहलाते हैं। देखो क्या लिखा है, फिर से मैं पढ़ती हूँ। समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गेन, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए, क्या, विभिन्न अलग अलग कामों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं। असमान मीन्स क्या होता है, जैसे कि हमारा हाथ है, पैर है, तो अलग अलग काम कर रहे हैं। पैर चलने काम कर रहा है, हाथ हमारा हाथ, जैसे कि हम लोग हाथ से खाते हैं तो क्या कर रहा है, विभिन्न विभिन्न काम कर रहा है, तो इसीलिए असमान दिखाई देता है। परंतु मूल संरचना, लेकिन मूल जो है, ठीक है, मूल रचना एवं भ्रूमणीय परिवर्तन में समान होते हैं। तो कुछ चीज़ों में, जैसे कि मूल रचना जैसे होता है, ढांचा जो होता है सबका, और भ्रूणीय परिवर्तन में क्या होता है, समान होते हैं। समजात अंग कहलाते, उदाहरण के लिए सील के फ्लीफर, क्या है, सील के फ्लीफर, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगली टांग, बिल्ली का पंजा और मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। ठीक है, कहने का मतलब है ये सब कैसे होता है, एक जैसा होता है, लेकिन सबका वर्किंग जो है वो अलग करता है। इन सभी में ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स अस्थियां होती है। मतलब ये सभी में वही बोन होती है। कौन सी, ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स बोन होती है। इनका भ्रूणिकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। लेकिन क्या कर रहा है, देखो, चमगादड़ का पंख, सील का फ्लीपर, घोड़े का अगले टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना क्या है, सबका है एक ही जैसा, लेकिन वर्किंग पावर एक अलग है। ठीक है, कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, देखो सील का फ्लीपर क्या होता है, तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। अब देखो, वो तो हो गया समजात अंग, होमोलोगस, ये एनालोगस, ये समरूप,
समजात था उधर, इधर है समरूप। ऐसे अंग जो सामान्य कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देता, परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्न भिन्न होते हैं, समरूप कहलाते हैं। उदाहरण, तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के पंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर पड़ों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अब है अवशेषी अंग। क्या है? अवशेषी अंग। ठीक है, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव में इनका महत्व समाप्त हो जाता है के कारण, क्या कहते हैं, जैसे हम लोग का क्या होगा, अपेंडिक्स है, ठीक है, हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे कि एक टाइम में उस चीज़ का यूज़ होता था, बट धीरे धीरे अब यूज़ नहीं होता है, तो हमारे बॉडी से वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है उसका, और वो यूज़ नहीं आ रहा है, तो अब उसको आदमी ऑपरेशन करके भी हटा देता है। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, अपेंडिक्स है ना। उदाहरण, कर्णपल्लव, पिन्ना, त्वचा के बाल है। अब देखो, त्वचा के बाल हटा देते हैं लोग, पिन्ना, कान में जो इयरिंग वगैरह पहनते हैं जिसमें वो कान का वो, और बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। कितने? 100। ठीक है, 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थी। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी कौन सी जीव थी? साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया की टाइप है ये, साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। पक्षी का जो विकास किससे हुआ है? सरीसृप से हुआ है। जल स्थल चर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म, अनेक ऐसे प्राचीन काल जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल के चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है ना कि जीवाश्म मतलब प्राचीन कुछ ऐसे भी जीव थे जो मतलब धीरे धीरे वो दस उस गए, चट्टान के अंदर है बहुत सारे जीव का, तो उसमें जीवाश्म में थोड़ा अंग है, तो उसी को क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है उसके स्टडी को। ठीक है, जैव विकास के सिद्धांत। अब देखते हैं, जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जिनमें लेमार्क, डार्विन, उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। लेमार्क का सिद्धांत 1809, उनकी बुक कौन सी है? फिलोसफिक जूलॉजिक। कौन सी? फिलोसफिक जूलॉजिक किसकी बुक है? लेमार्क की बुक है। लेमार्क की कौन सी बुक है? फिलोसफिक जूलॉजिक। ठीक है, में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं अनेक अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीव में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग आने वाले अंगों का विकास क्या होता है? कम होता है। ये किसका थ्योरी? लेमार्क का। अंगों का विकास कम होने लगता है। ठीक है, इसे अंगों के काम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या? अंगों के काम या अधिक उपभोग का सिद्धांत कहते हैं। तो किसका है ये? लेमार्क का है। ठीक है, लेमार्किज्म। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपर्जित लक्षणों की वंशगति होती है जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण, जिराफ का गर्दन का लंबा होना। तो सीधा समझो, लेमार्क का जो बुक है क्या नाम है? फिलोसफिक जूलॉजिक। और इनका सिद्धांत ये है कि जिस चीज़ का प्रकृति में ना प्रकृति में थोड़ा कुछ चेंजिंग आ जाता है, लाइक परिवर्तन आ जाता है, वातावरणीय चेंज आ जाता है। क्या? अकॉर्डिंग टू जो
होती है, उसके कारण से जीवों में क्या होता है, वातावरणीय परिवर्तन आ जाता है। तो इसका सीधा समान ये मतलब है कि जो चीज़ का मनुष्य ज़्यादा उपयोग करता है अपने शरीर में, उसका ज़्यादा विकास होता है, जिसका यूज़ नहीं करता है उसका कम विकास होता है। ये लेमार्क का थ्योरी, जैसे एग्जाम्पल जिराफ का गर्दन का लंबा होना। ठीक है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन अध्ययन क्या कहलाता है, टोंटोलॉजी। क्या कहलाता है, टोंटोलॉजी कहलाता है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरी हमारी डार्विन साहब की। ठीक है, डार्विनवाद, डार्विनिज्म। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन के पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व संरक्षण, ठीक है, बीगल नामक विश्व संरक्षण जहाज पर पूरे विश्व का क्या किया, भ्रमण किया। ठीक है, कौन, डार्विन। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। ठीक है, सभी जीव में। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकता को पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन प्रयत्न संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय बाद जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि नई जाति बन जाती है। अब देखो दूसरा क्या है, न्यू डार्विनिज्म, नया मतलब नव डार्विनवाद। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया। किसमें, इनके जो समर्थक जो थे, जो फैन फॉलोअर थे, उन्हीं के द्वारा डार्विनवाद को क्या किया गया, उसको जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब उसको नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। कारक है विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति वर्णन, जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जिनसे साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बन जाती, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती है। अब है नेक्स्ट उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी व्रीज द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। क्या, उत्परिवर्तनवाद। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख निम्न तथ्य हैं। ठीक है, पहला देखते हैं, नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताएं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तक लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चय होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपयुक्त उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति मानी जा सके। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनुवांशिकी। क्या है, अनुवांशिकी। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचलित होते हैं,
अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते, जो आगे वही बढ़ते जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षणों की के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां और कारणों के अध्ययन को अनुवांशिक जेनेटिक कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी थी। किसके बारे में, अनुवांशिकता के बारे में। कौन, ग्रेगर जोहान मेंडल। इसी कारण उन्हें अनुवांशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। किसको, ग्रेगर जोहान मेंडल। कहाँ के, ये ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक, अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। नोट, अनुवांशिकता जेनेटिक शब्द विलियम वाटसन ने दिया था तथा जीन शब्द का जोहानसन ने दिया था। अब देखो क्या है, क्या बोल रहा है, जेनेटिक। तो जेनेटिक जो शब्द है उसका कौन दिया था, वाटसन। और जीन जैसे जोहानसन, ठीक है। जीन शब्द का जो नामकरण कौन किया था, वो किया था जोहानसन। अनुवांशिकता का, जेनेटिक का किया था विलियम वाटसन। अनुवांशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसका, अनुवांशिकता शब्द के संबंधी प्रयोग के लिए पहली बार मेंडल ने किसका, मटर का पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वांशिकता की अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय दो संकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे एवं बोने पौधे के बीच क्रॉस कराया, जो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। तो ये कह रहा है कि इन्होंने दो चीज का अध्ययन, दो जोड़े के विपरीत गुणों के वंशागति की अध्ययन करी। जैसा कि पहला है एक संकरणीय, दूसरा है द्विसंकरीय क्रॉस है, ठीक है। एक संकरीय क्रॉस और दूसरी क्या है, द्विसंकरीय क्रॉस। फिर जाकर के जो संकरीय क्रॉस को क्या कहा जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, ठीक है। तो लंबे को डबल टी कैपिटल में, बोने वाले को स्मॉल में रखा है। तो अब देखो कैसे क्रॉस कराया है। डबल टी लंबा पौधा, स्मॉल टी छोटा, ठीक है, पितरी पौधा। अब देखो एक टी इससे लिया, एक टी इससे लिया, तो एक ही बार क्रॉस कराए तो टी एक बड़ा टी आ जाएगा, एक छोटा टी आ जाएगा। सभी पौधे संकर लंबे F1 पीढ़ी, ठीक है। अब इसका देखो 100 परागन कैसे होगा, शुद्ध लंबे डबल टी, फिर टी 50%, फिर स्मॉल टी 2 हो जाएगा शुद्ध। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब आप सोच रहे हो कि डबल टी, तो आप सोचो कि एक टी इधर से, ठीक है, एक टी इधर से, इसका क्या क्या हो सकता है। एक बार ये बनेगा डबल टी, इस मतलब लार्ज में बनेगा, फिर स्मॉल में, फिर एक बार ऐसा बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। संकर लंबे शुद्ध, ये पूरा एकदम शुद्ध लंबा बन जाएगा 25%, ठीक है। ये है 50% चांस है इसका, और शुद्ध बोने का क्या है 25%, ठीक है। F2PD। अब देखो शुद्ध लंबे का 100 परागन हमेशा ये हमेशा लंबा। अब इसका 100 परागन क्या होगा, लंबा शुद्ध बोना, ठीक है। लंबे होंगे या तो शुद्ध बोने होंगे। अब इसका क्या है, हमेशा शुद्ध बोने ही होंगे, F3PD, ठीक है। F2PD को F2 पीढ़ी को पौधे का फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 से प्राप्त है, ठीक है। फिनोटाइप अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 फिनोटाइप, और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ। अब देखो डी हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज, ठीक है, गोल तथा पीले बीज RRYY, और वो हरे झुर्रियों बीज स्मॉल में लिया है,
वाई वाई से उत्पन्न पौधे को क्रॉस कराया, जिसमें कि गोल तथा पीला बीज प्रभावी होता है। देखो, गोल तथा पीला, इसको कैपिटल में लिया, झुर्रीदार तथा हरी, इसको स्मॉल में लिया। तो ठीक है, इससे एक आर इससे लिया और एक वाई लिया, फिर इससे एक स्मॉल आर लिया, एक वाई लिया। तो इसको इस जो कैपिटल वाला आर वाई है इसको गैमिट बोला, आर वाई इसको भी गैमिट, P1 पैतृक पौधा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेगा, एक आर इससे लिया, एक आर इससे, एक वाई एक वाई। ठीक है, गोला तथा पीला संकर बीज F1 स्वपरागन। अब देखो एक बार क्या बनता है ऐसे, एक बार ये हो जाएगा कंडीशन और एक बार ये हो जाएगा। ठीक है, गोल तथा पीला, क्योंकि यही कंडीशन ही होगा, गोल तथा पीला। अब देखो कैसे हो जाएगा, मादा युग्मक आर आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। ठीक है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल फिर स्मॉल कैपिटल। ठीक है, कैपिटल स्मॉल फिर स्मॉल कैपिटल, फिर जा करके स्मॉल और स्मॉल ही रहेगा। ठीक, अब देखो चांस क्या हो जाती है, इसमें 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 और इसमें, आर आर वाई वाई, गोल वो पीला शुद्ध। ठीक है, एक बार, फिर अशुद्ध, फिर अशुद्ध, फिर अशुद्ध, फिर आर वाई में अशुद्ध। ये आप क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इजी है, समझ जाओगे। ठीक है, अतः F2PD के पौधे को फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए हैं, तथा F2PD के पौधे को का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:2:4 इसको ये सबको काउंट कर रहा है। ठीक है, कैसे कैसे इसका रेशियो निकला है। उपयुक्त दोनों प्रकार के पौधे के आधार पर मेंडल के ने आनुवांशिकता संबंधी कुछ नियम नए, जिन्हें मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में पहला एवं दूसरा नियम एक संक्रिय क्रॉस के आधार पर और तीसरा नियम द्विसंक्रिय क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के नियम देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविकता का नियम, एक जोड़ा विप्यारी गुणों वाली शुद्ध पिता या माता का संकरण करने के प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। पृथक्करण का जन्म, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लक्षणों कारकों जीनों के जोड़ों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम के युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। स्वतंत्रता अपवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टॉर्नमेंट। ठीक है, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाली पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। अब देखो, W वॉटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था। जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था कौन? W वॉटसन। ठीक है, W वॉटसन क्या किया था बताओ? जेनेटिक नाम का उपयोग किया था। ठीक है ना, विलियम वॉटसन। ठीक है, जेनेटिक और जीन शब्द का विलियम जॉनसन। ठीक है, विलेहलन जॉनसन याद रखना। और जेनेटिक का कौन क्या था? W वॉटसन। जोहानसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। फोनोटाइप जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। और देखो जीनोटाइप, जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों जीन का बना होता है। युग्म विकल्पों, एलिस एक ही गुण के विभिन्न उप विप्यारी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्मक विकल्प या एलील कहते हैं।
अब है लिंकेज। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों के एक साथ साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलगनता कहते हैं, जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और साथ ही वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलगन कहते हैं, लिंकेजेज कहते हैं। ठीक है। सहलगन जीन सेक्स लिंक्स जिन लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग संलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन 1910 ने की थी। मनुष्यों में कई लिंग संलग्न गुण जैसे रंग, वर्णनता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपर ट्राइकोस्मिक इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होते हैं। मानव आनुवंशिक ह्यूमन जेनेटिक गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण डब्ल्यू वॉल्टेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा अन्य क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति। तो ये जो हमारा टॉपिक है वनस्पति वाला, ठीक है, ये इससे लिंकेज नहीं है, इसको अपन दूसरे क्लास में देखेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में होती है तो इन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन कहते हैं। देखो प्लाज्मा जीन क्या है? गुणसूत्रों के बाहर, ठीक है, जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो क्या कहते हैं? उसे प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई है। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटन, ठीक है, तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा जाता है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने? 20। ठीक है। आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। तो किसने? आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों में की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता और तथा दूसरे शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्रजनन स्पेरोमैटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी को एक्स गुणसूत्र आता है, अर्थात X+1, और आधे वो जिनमें 23वीं जोड़ी वाई गुणसूत्र जाता है। ठीक है, 22+1। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु में से मिलता है तो युग्मज जाइगोट में 23वीं जोड़ी XX होगी और इससे बनने वाली संतान क्या होगी? लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मज बनेगा, जो संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। नोट: प्रखल नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है। शिशु के पैतृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, शिशु का पैतृक स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब देखो जीव जाति और उसके गुणसूत्र कितने होते हैं। एस्केरिस कितने होते हैं? 2। मच्छर 6, घरेलू मक्खी 12, मटर 14, प्याज 16, मक्का 20, टमाटर 24, मेंढक 26, नींबू 18, 36, बिल्ली 38, चूहा 40, चूहा मीन्स माउस, और चूहा रेट 42, गेहूँ 42, खरगोश 44। मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? 46। कितना? 46। ठीक है, मनुष्य में 46। आलू 48, चिंपैंजी 48, तंबाकू 48, घोड़ा 64, कुत्ता
78 कबूतर, 80 टेरिडोफाइट, 1300 से 1600। ठीक है, तो बायो हमारे यहाँ पे आज दूसरी टॉपिक हमारी यहाँ पे ख़त्म हुई। और अभी अपन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, हम अब देखते हैं भारत का भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। सामान्य जानकारी, भारत के उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 67 डिग्री 7 और उसके बाद 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, अब देखो ये इंडिया है, तो बोल रहा है उसका उत्तरी गोलार्ध कितना, 8 डिग्री से 4 से और 37 डिग्री 6। ठीक है, तो 37 डिग्री ये कितना हो जाएगा ऊपर, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये हो जाएगा कौन सा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये अब देखो नेक्स्ट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट और दूसरा हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, मतलब ईस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, इधर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, ऊपर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट साउथ। ठीक है, और ये जो है किलोमीटर कितना हो जाएगा, 3214, कितना हो जाएगा 3214। ठीक है, इधर से इधर हो जाएगा 2933। ठीक है, ये हो जाएगा 2933, 3214 2933, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, और देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। ठीक है, 328726 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कितना, 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं, जैसे कि रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। फिर 8वां बड़ा देश कौन सा है, अर्जेंटीना। ठीक है, 8वां बड़ा देश कौन सा है, अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना, 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, पूरे विश्व, भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है, और इनकी जनसंख्या जो है वो जनसंख्या कितनी है, 17 पॉपुलेशन है 17.5% पूरा विश्व में। लेकिन ये 2000 जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से, जनगणना की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश चीन, भारत, ठीक है, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना, अभी मैं बताई थी ना, ऊपर से नीचे कितना है, 3214, इधर 2933, इधर कितना 2933, इधर है 3214। इधर कितना था याद है, इधर 8 डिग्री 4, उधर बताओ कितना था, याद है, देख लो, फिर से मैं याद करा देती हूँ। इधर है 37 डिग्री 6, ठीक है, नॉर्थ, और इधर है 8 डिग्री 4 नॉर्थ। ठीक है, ये है 68 डिग्री, ये कितना है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, ये 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, और ये है आपको, ये डिस्टेंस कितना बता रहा है,
पूरब से पश्चिम, ठीक है, और ये उत्तर से दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम, देखो पूरब से पश्चिम कितनी हो जाएगी, पूरब से पश्चिम हो जाएगी आपकी 29 33, ठीक है, 29 33। और उत्तर से दक्षिण हो जाएगी आपको 32 14, ठीक है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की लंबाई, इसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। कितना, 7516.6 किलोमीटर। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, देखो भारत की स्थल सीमा कितनी है, भारत की स्थल सीमा कितनी है, 15,200, 15,200, ठीक है। और तटीय लंबाई बोल रहा है, अंडमान निकोबार सबको ले रहे, तो टोटल कितना बोल रहा है, 7516.6 किलोमीटर। अगर मुख्य भाग को ही ले तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर, ठीक है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, देश, लंबाई, सीमा के संबंध, भारतीय राज्य। बांग्लादेश से कितना बाउंड्री टच होता है इंडिया का, कितना होता है, 4096। कितना, 4096.7। ये कौन कौन राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। चीन से 3488, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान 3323, पाकिस्तान से 3323, ठीक है। और गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर। नेपाल 1751, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार 1643, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान 699, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106.0, जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत। कुल टोटल बाउंड्री की लंबाई जो टच होती है 15,106.7। गृह मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 के पृष्ठ 40 पे अपन देखेंगे, स्रोत उसी से लिया गया है, ठीक है। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जोड़ते, कितने, 17 राज्य पड़ोसी देश के सीमा से लगते हैं, कितने, 17 राज्य। भारत की जल सीमा, समुद्री से सीमा से संबंध कितने, 7 देश। कितने, 7 देश। पहला पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट। कौन है, इंदिरा पॉइंट है। यह बहिष्कृत निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत में सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर राज्य में। पश्चिमी बिंदु कौन सी, सरक्रिक है जो गुजरात में। पूर्वी है वलांगू जो हिमाचल प्रदेश में। और कोलाबो, क्या है, कोलाबो पॉइंट मुंबई में। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में। और पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। अब देखो पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा राज्य कौन कौन सा है, लंबा संबंध राज्य, देश, सबसे लंबा संबंध राज्य। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ लगाता है, पश्चिम बंगाल के साथ। चीन जम्मू कश्मीर के साथ लगाता। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के साथ लगाता। नेपाल उत्तर प्रदेश, नेपाल उत्तर प्रदेश। म्यांमार मिजोरम, म्यांमार मिजोरम। भूटान असम, भूटान असम। अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर। तो इसमें तो 3 क्लियर है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन। ये किससे लगाता है, जम्मू कश्मीर से। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से, ठीक है। म्यांमार, म्यांमार मिजोरम। भूटान असम,
देखो, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर जी रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी की सीमा बनती। कौन सी काली नदी की सीमा बनती? पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती। पटकाई की पहाड़ी भारत को क्या करती? म्यांमार से अलग करती। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका और भारत में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही क्या है? राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद कौन सी? इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतरिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पांच राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, से होकर गुजरती है। किससे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बीच में ओडिशा आएगा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती। कौन? राजस्थान में हल्की सी टच होती है नीचे की बॉर्डर, फिर गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कितने राज्य? 8 राज्य। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती। कहाँ से? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा कितने? 8 राज्य से लगती। कितने? 8 राज्य से लगती। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली क्षेत्र से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। कितने? 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबाई है। उसके बाद कौन सी? आंध्र प्रदेश। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए। कितने? 9 राज्य। ये राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगाती है, ठीक है। इसकी बॉर्डर कितनी लगती है इंडिया से? 4096, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। फिर से सुनो, ये इम्पोर्टेंट था कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं किससे? बांग्लादेश से नहीं लगती है। पाकिस्तानी सीमा से लगे 4 भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, कितना बॉर्डर लगा रही है? 1222। राजस्थान, उसके बाद गुजरात और पंजाब, और सबसे कम कौन लगा रहा है? पंजाब, 425। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच है। तो ये जो संकोश नदी के बारे में लिखा है अरुणाचल प्रदेश, ये ना गलत लिखा हुआ है। ये यहाँ पे हो जाएगा आपको वेस्ट बंगाल। आप चेक भी कर सकते हो कि वेस्ट बंगाल और असम के बीच में वो सीमा बनती। कौन सी? संकोश नदी की, ठीक है। आप मैप पे भी देख सकते हो। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अब देखो,
दर्रे हैं और राज्य किससे संबंधित है? काराकोरम जम्मू कश्मीर, जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, मनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, ठीक है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। अब देखो शिवकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचला दर्रा, ये किससे रिलेटेड है? ये है आपको हिमाचल प्रदेश से। कौन? शिवकिल्ला, रोहतांग और बारालाचला। लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख, ये किससे? उत्तराखंड से। अब है नाथुला दर्रा और जलेपला, सिक्किम में। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। बोमडिल्ला दर्रा और यांगयाप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। तुजू दर्रा कहाँ हो जाएगा? ये मणिपुर में। जो जिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिवकिल्ला का निर्माण सतलज द्वारा, स से शिवकिल्ला, स से सतलज। जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा होती है, ठीक है। जलेपला का तीस्ता नदी, और जो जिला का सिंधु नदी, और शिवकिल्ला का सतलज। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। कौन सा? काराकोरम दर्रा 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को आने वाली एक सड़क बनाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। कौन सी? बुर्जिल दर्रा। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग गुजरता है, और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। कौन से? बनिहाल दर्रे में, ठीक है। तुजू दर्रा मणिपुर, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। शिवकिल्ला दर्रा, एक मिनट, शिवकिल्ला दर्रा शिमला से तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। शिमला से तिब्बत जोड़ता है। कौन सा? शिवकिल्ला दर्रा। जीवित जड़ पुल कहाँ है? मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे का जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग कैंग इरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंटा द्वारा जोड़ा जाता है। अब देखो भारत का भौतिक स्वरूप। देश की कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग उच्च पर्वत श्रेणियाँ है। कितना? 10% मान के चलो। जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 2135 मीटर या उससे अधिक। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ कितनी है? 18.6% भूभाग पर फैली है। 47% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। अब देखो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब 560 किलोमीटर, कितना? 560 किलोमीटर। कुमायूं 320, नेपाल 800, असम कितना है? 720। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी है? नेपाल हिमालय, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी है? नेपाल हिमालय। कितनी है? 800 है। फिर जा कर के नेपाल, फिर जा कर के असम, फिर पंजाब, फिर कुमायूं, ठीक है। पहला नेपाल, फिर असम, फिर पंजाब, फिर कुमायूं। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य कौन सी? पंजाब, ठीक है। पंजाब हिमालय। सतलज एवं काली नदियों के मध्य कौन सी? कुमायूं हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य कौन सी है? नेपाल है। तीस्ता एवं दियांग नदियों के बीच कौन सी है? असम हिमालय। भौतिक रचना एवं धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल प्रदेश, समुद्र तट मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है, वहाँ तेथिस नामक उथला क्या था? समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनी
प्लेट टेक्टोनिक है। हिमालय की पर्वतीय श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल उत्तल और तिब्बत की ओर क्या है, अवतल है। अब समझो क्या बोल रहा है। ये लाइन कह रहा है हिमालय, ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीप पठार की ओर क्या है, हमारी तरफ से क्या है, उत्तल है, और तिब्बत की तरफ से क्या है, अवतल है। ठीक है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी। कश्मीर हिमालय कड़ेवा के लिए प्रसिद्ध है, जो जाफरन की खेती की जाती है। कड़ेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। बृहद हिमालय जो जोजिला पीरपंजाल में बनिहाल जौस्कर श्रेणी में, फटुला लद्दाख श्रेणी में, खरदुंगला जैसे दर्रे स्थित है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं उलड़, खारे जल की झील पेंगोंगसो और सोमेरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चराई शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट एवं नामचा वड़वा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। क्या होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। कौन, बृहद हिमालय और लघु हिमालय। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। बृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीरी घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटी मिलती है। यहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनबर्ग तथा उत्तराखंड में वग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। चौथा है शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है, राजस्थान राज्य में। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। वैसा नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाता है, उसे द रिवर ऑफ इम्पेरेबल कहते हैं। मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में, यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को चट्टान भारत से अलग करता है। ठीक है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है क्या, विंध्याचल पर्वतमाला। मेकाल पठार छत्तीसगढ़ में, मेकाल पठार कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, 1036 मीटर। यह पुरानी चट्टानों का बना एक पर्वत ब्लॉक है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी, पश्चिम से नर्मदा नदी और दक्षिण से महानदी निकलती है। ठीक है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ खनिज भंडारण की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, कौन सी धूपगढ़ी है, जो 1350 मीटर ऊंची है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है।
इसकी पूर्वी हिस्से से क्या निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट या पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगा 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती है, जो एशियाई सींग के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, यह सह्याद्री के दो भागों से विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर क्या है? बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बनी। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर क्रमशः कलसुबाई 1664 मीटर एवं कुद्रेमुख 1892 मीटर, महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। अर्थर सीट पॉइंट, नीडल हॉल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना निकलती है। ठीक है। दर्रे से गुजरने वाली प्रमुख रेल एवं सड़क देखो, थालघाट मुंबई से नागपुर, ठीक है, कोलकाता रेल एवं मुंबई नागपुर कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग। भोरघाट दर्रे मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग। पालघाट दर्रा कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इंदौर रेल मार्ग। ठीक है। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनगढ़। थालघाट नासिक से मुंबई, कहाँ? नासिक एवं मुंबई के बीच है। कौन सी? थालघाट 580 मीटर। भोरघाट मुंबई से पुणे एकदम बहुत साफ़ सुथरी सिटी है। एकदम ऐसे याद रखना कि पुणे बहुत साफ़ सुथरी सिटी है। वहाँ सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो भोर का घाट कहाँ? मुंबई और पुणे के बीच के। ठीक है। पालघाट कोयम्बटूर एवं कोचीन। पालघाट कहाँ है? कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग को क्या कहते हैं? पालघाट कहते हैं। सेनकोटा तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ का पठार कहाँ? कर्नाटक राज्य में। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में, कहाँ है? तमिलनाडु में, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है, जो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उट्टकमंडक इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत का सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी, ऊंचाई 2696 मीटर है। नोट: अनैमुदी 3 पहाड़ी का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में आती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। सेवड़ाई पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के सेलम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा। ठीक है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तट भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार, यानी कोरोमंडल, गोलकुंडा
और उत्तरी सरकार तट। ठीक है। कन्या से कृष्णा नदी क्या कहलाती है? कोरोमंडल का। ठीक है। और कृष्णा से गोदावरी, तो लास्ट में इधर गोदावरी आता है तो गोलकुंडा, इधर भी कृष्णा का आ रहा है लास्ट में तो कोरोमंडल। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तट से उत्तरी सरकार। ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह पारादीप ओडिशा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तूतीकोरिन एवं एन्नोर तमिलनाडु। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। कौन सी? विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगून है पुलिकट, चेन्नई। लेगून कौन कौन सी? देखो, पुलिकट चेन्नई, चिल्का पूरी, ये भी लेगून झील है, तथा कोल्लेरू आंध्र प्रदेश। लेगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू को अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जल आकृति को क्या कहते हैं? लेगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र। ठीक है। कोंकण। गोवा से कर्नाटक, मैंगलोर तट का तटीय क्षेत्र केंद्रा कहलाता है, केंद्रा तट। फिर से देखो, गुजरात से गोवा ग। ठीक है। तो ये कहाँ? गुजरात से गोवा कौन सा तट है? ये कोंकण कहलाता है। फिर आता है केंद्रा तट, ये गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक का, मैंगलोर तक। अब देखो, मैंगलोर से कन्याकुमारी तट का क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। क्या कहलाता है? मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है कांडला गुजरात में, महाराष्ट्र, मारवा गोवा, मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, नाहवा सोवा महाराष्ट्र में। ठीक है। सॉल्सेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट का अनेक पश्च जल है, जिसे स्थलीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अतः स्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का आयोजन पूर्णिमादा कयाल में किया जाता है। भारत में दो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो मरकत द्वीप, ठीक है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे द्वीप है। कितने? 247। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। निकोबार में कितने द्वीप है? 19 द्वीप है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन से निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यह न्यू मोर द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरबन, जो गंगा का डेल्टा है, में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात प्रमुख जल अंतराल देखो, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। कौन सी? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। 9 डिग्री चैनल कावरत्ती और मिनिकॉय के मध्य। 9 डिग्री चैनल कावरत्ती और मिनिकॉय के मध्य। 10 डिग्री चैनल छोटा नागपुर और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री है। 9 डिग्री मालदीव से मिनिकॉय है। नहीं, 8 डिग्री कहाँ है? मालदीव से मिनिकॉय है, और 9 डिग्री जो है कावरत्ती से मिनिकॉय के मध्य। ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया के निकोबार के मध्य। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। डुंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के पास है। कोको स्टेट कोको द्वीप म्यांमार उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की
मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, दक्षिण द्वीप लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। ठीक है, जो उत्तरी अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर है। देखो, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में, माउंट डिओवेली मध्य अंडमान में है, माउंट क्यूबो दक्षिणी अंडमान, माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार। केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र में विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम क्या हो गया है? अबुल कलाम द्वीप हो गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रेन तथा नागरकोंडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बेरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल कितने 36 द्वीप है। केवल 11 द्वीप ही क्या है? आबादी के लिए है। अंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सी? अंड्रेट, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय द्वारा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य का पिटली में। अगाती द्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनो द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है। मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटाल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। तो आज हमारी ये सेकेंड टॉपिक हमारी कंप्लीट हुई। तो